हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आगे के सेशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात की प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में कि प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस है और प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का क्या रोल होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में, जिसके बारे में हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए कौन से एंजाइम्स रिक्वायर्ड है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम समझेंगे। तो चलिए, आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर थ्योरी दिखाई दे रही है ट्रांसक्रिप्शन की। ये देखो, डायग्राम भी डिस्प्ले कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले हमको थ्योरी में क्या बताया गया है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन करते वक्त क्या किया जाता है, आपके डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन कॉपी किया जाता है आरएनए में। ओके, तो क्या देखा हमने कि हमारे ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर क्या होता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है, देखो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इस डबल स्ट्रैंडेड में से एक स्ट्रैंड आपका कोडिंग स्ट्रैंड है और दूसरा स्ट्रैंड आपका क्या है, ये वाला स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड आपका क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से जिस स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन मुझे कॉपी करना है, उस स्ट्रैंड के अपोजिट स्ट्रैंड को हम यूज़ करते हैं एज टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, सैम्पल स्ट्रैंड। मतलब इस स्ट्रैंड को देखकर हम दूसरा वाला स्ट्रैंड बनाएंगे। तो जिसको देखकर दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं, उस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस सेशन में कि जब आप किसी को अपने ताले की चाबी बनाने के लिए देते हो, तो उसके पास आप एक सैम्पल चाबी भी लेकर जाते हो कि भैया ऐसी चाबी बनानी है। तो जब आप सैम्पल चाबी देते हो तभी वो चाबी वाला वैसी चाबी बनाता है। ठीक उसी तरीके से आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में से हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड पहले से प्रिपेयर्ड होता है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर हम अपना मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और मैसेंजर आरएनए टाइप का है। तो आरएनए में आपके थाइमीन की जगह कौन से नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, यूरैसिल। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड में जहाँ जहाँ पर टी होगा वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यू देखने को मिलेगा। देखो, जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यू देखने को मिल रहा है। सो थाइमीन की जगह पर यूरैसिल रिप्लेस हो जाता है। देखो, आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आरएनए जो होता है कितने टाइप्स के आरएनए होते हैं, 3 टाइप के, मतलब 2 टाइप के बेसिक आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। कौन सा आरएनए होता है, एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए वायरसेस में देखा जाता है। किन में देखा जाता है जेनेटिक आरएनए, वायरसेस में। लेकिन नॉन जेनेटिक आरएनए 3 टाइप के होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में देखे जाते हैं। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो नॉन जेनेटिक आरएनए के 3 एग्जाम्पल्स कौन से हैं, mRNA, rRNA एंड tRNA। ये नॉन जेनेटिक आरएनए हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। और जेनेटिक आरएनए वो आरएनए होता है जो डीएनए की जगह प्रेजेंट होता है। मतलब जिन सेल्स में डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है उनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल वायरसेस। ओके, तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी में हमको क्या दिया गया है, हमने क्या बोला कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन योर इन्फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखो, हमारे पास ये 2 स्ट्रैंड्स थी डीएनए की। इधर देखो, मैं ये इरेज कर दूं पहले। हाँ, हमारे पास डीएनए की 2 स्ट्रैंड थी, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। इनमें से हम एक ही स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहे हैं। मैं इस स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रही हूँ, लेकिन ये स्ट्रैंड का इन्फॉर्मेशन कॉपी करने के लिए मुझे इस स्ट्रैंड की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रैंड कैसे बनी, ये स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड के वजह से बनी। तो मेरे पास अगर पहले से ये वाली स्ट्रैंड अवेलेबल होगी तो इसको देखकर, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर मैं अपना mRNA बना सकती हूँ। तो मुझे जो mRNA मिलेगा वो mRNA एक्चुअली किसकी कॉपी होगा, कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। कॉपी बनाने के लिए भी ओरिजिनल स्ट्रैंड की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो उस ओरिजिनल स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उस ओरिजिनल स्ट्रैंड को हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट्स एज टेम्पलेट। एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। मतलब आपको क्या बताया गया है कि आपके पास ऐसा कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ध्यान से देखो ये डायग्राम, आपके पास ऐसा कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल अवेलेबल है और इसमें से इस पार्ट में से आपको mRNA बनाना है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं।
हाँ, इधर देखो, आपके पास ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के पास आप अपना आरएनए पॉलीमरेज इंजेक्ट करते हो। क्या करते हो आप? आरएनए पॉलीमरेज छोड़ते हो। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? जिस पार्ट में हमारा कोड वर्ड है, मतलब जहाँ पर हमारा कोडिंग स्ट्रैंड प्रेजेंट है, उस पार्ट में जाएगा और उन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर देगा। देखो, ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरी स्ट्रैंड, दोनों खुल गई, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ओपन हो गई। ऐसे ओपन हुई है, पहले वो ऐसे ट्विस्टेड थी, लेकिन ऐसे ट्विस्टेड स्ट्रैंड को हमने क्या किया? ऐसे ओपन कर दिया, रेप्लिकेशन फोक बन गया। अब इस रेप्लिकेशन फोक का ये स्ट्रैंड खाली है और ये स्ट्रैंड खाली है। देखो इधर पे, ये ड्रॉ करके मैं बता रही हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट, रुको मैं दूसरा मार्कर कलर ले लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, इधर देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट खाली है। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के पास एक आपका नया कोडिंग स्ट्रैंड बनते जाता है और इस नए स्ट्रैंड को हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं इसको हम? एमआरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं थियोरी में। थियोरी में क्या बताया गया है? हाँ, पीछे जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमको कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है आरएनए पॉलीमरेज की। कौन से एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है? आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहला एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ हुआ। अब आगे देखो, आगे क्या बताया गया है? डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पर एक वर्ड गायब हो गया, यहाँ ऑफ आएगा और यहाँ पर एस आएगा। ठीक है, ये थोड़ा फोटो मैंने ओवरलैप कर दिया तो वर्ड्स गायब हो गए। हाँ, इधर देखो, ऊपर मैंने ये वर्ड का मीनिंग नहीं बताया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन कर देता है। क्यों ओपन करता है? क्योंकि जब तक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं खुलेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। तो जब आरएनए बनाना होता है तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं। जब डीएनए रेप्लिकेशन करके डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पर इस चैप्टर के सारे वीडियोस दिए गए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डीएनए रेप्लिकेशन के वीडियोस देखो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन करते वक्त देखो, ऐसा आपके पास कोई डीएनए मॉलिक्यूल होता है और इस डीएनए मॉलिक्यूल से आपको 2 डीएनए बनाना है। ठीक है, 2 डॉटर डीएनए बनाना है। तो ये 2 डॉटर डीएनए बनाने के लिए आपको ये डीएनए को ब्रेक करना पड़ता है, रेप्लिकेशन फोक बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करते हैं। कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जब मुझे डीएनए से एमआरएनए बनाना है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाना है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यूज़ करके हमको क्या मिलता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आपका मैसेंजर आरएनए। आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या होता है? डीएनए को पढ़ के आपने जो नया स्ट्रैंड बनाया, देखो हमारे पास ये एक स्ट्रैंड था और ये दूसरा स्ट्रैंड था। टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़कर जो कोडिंग स्ट्रैंड बना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसक्रिप्ट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लास्ट सेशन में कि अगर समझो मुझे संस्कृत भाषा आती है, तो मैं संस्कृत की बुक पढ़कर अगर मैं उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ, तो जो लैंग्वेज में मैं लिखूंगी, मतलब मैंने संस्कृत की लैंग्वेज पढ़ी, वो लैंग्वेज पढ़ के मैंने वो बुक को कन्वर्ट कर दिया, संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ के मैंने इंग्लिश के नोट्स बनाए, तो जो नोट्स मैंने बनाए हैं उसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्ट। मतलब आपने मैसेज को डीकोड कर दिया, कोड वर्ड को डीकोड कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो अब देखो आगे क्या बताया गया है। ओके, एक सेकेंड, ये गलती से हो गया। तो आगे में क्या बताया गया है? डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग 3-4 वीडियो पहले बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स के जो सेल होते हैं उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनडेवलप्ड होता है। उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है? अनडेवलप्ड होता है। तो उसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट्स सेल के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर का न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है। देखो ये यूकैरियोटिक सेल है, ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है और उसके अंदर हमारा डीएनए मटेरियल है। तो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस डेवलप होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कहाँ देखने को मिलता है? न्यूक्लियस में। सी
In eukaryotic cell, DNA is found in nucleus and in prokaryotic cells, DNA is found in nucleoid. ये दो एग्जाम्पल याद रखो, एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है और बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में क्या फ़र्क है। प्रोकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या बताया गया है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। देखो इधर क्या बोला है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, इन यूकैरियोट्स, वेयर एज ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। देखो ये देखो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ध्यान से मेरे डायग्राम को देखना। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। हाँ इधर देखो, पहले मैं ये सब मिटा देती हूँ। अब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। क्या है ये आपका यूकैरियोटिक सेल है और ये है आपका न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। मैंने न्यूक्लियस बहुत बड़ा बना दिया है, न्यूक्लियस छोटा होता है, पर सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इमेजिन करो कि ये अपना न्यूक्लियस है। देखो ये अपना क्या है, ये अपना न्यूक्लियस है और ये अपना साइटोप्लाज्म है। क्या है ये अपना साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखते जाओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर ऐसा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा आपके पास। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक पार्ट से ओपन कर देगा। क्या कर देगा, एक पार्ट से ओपन कर देगा, तो ऐसा रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपका mRNA का ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। देखो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, mRNA का ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। यहाँ पर आपका mRNA का ट्रांसक्रिप्ट बनेगा और ये ट्रांसक्रिप्ट अलग से साइड में निकल के आ जाएगा। तो ये बन गया आपका mRNA। क्या बन गया, ये आपका mRNA। तो डीएनए से लेकर mRNA बनाने तक का प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसक्रिप्शन। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि न्यूक्लियस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ओके तो जब आपका ये mRNA बन जाता है, जब आपका ये mRNA रेडी हो जाता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो। ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA जब बन के रेडी हो जाता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं रुकता है, ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। इन न्यूक्लियोपोर की मदद से ये mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन बनाने का काम कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। देखो प्रोटीन कहाँ पर बन रही है, साइटोप्लाज्म में। और mRNA कहाँ पर बन रहा था, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद रखो, एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन का साइट कौन सा है। साइट यानी कि जगह। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर हुआ, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हुआ। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर हुआ, न्यूक्लियस में हुआ। और ट्रांसलेशन कहाँ पर हुआ, साइटोप्लाज्म में हुआ। समझ में आई बात। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि mRNA जो है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ट्रांसलेशन करने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए। देखो प्रोटीन किससे बनता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है। और अमीनो एसिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, इसीलिए प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगी। और mRNA बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो इधर पे हमने क्या बोला कि जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, इट टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन, इधर एन है, हाँ, डीएनए ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू mRNA विच देन मूव्स टू राइबोसोम्स। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा नेक्स्ट स्लाइड में कि आपका ये जो डीएनए है, डीएनए से mRNA मिला और ये mRNA अब हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएगा। देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ पे समझो पोर है, यहाँ पे ऐसे होल्स प्रेजेंट है। तो इस होल्स की मदद से अब ये mRNA बाहर आ गया। तो mRNA के पास क्या है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है, प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। तो ये इन्फॉर्मेशन mRNA किसको दे देता है, राइबोसोम्स को दे देता है। जी हाँ, आपने सही सुना। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको एक नया स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ। ये सब मिटा देती हूँ मैं, 1 मिनट। हाँ ये सब हम इरेज, 1 मिनट, पूरा स्लाइड क्लीन कर देती हूँ।
हाँ, तो अब देखो ध्यान से, समझो ये आपका सेल है, ओके, ये सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। न्यूक्लियस के अंदर अपना कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। ऐसा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एमआरएनए बना। क्या बना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से एमआरएनए बना। अब ये एमआरएनए आपको भी पता है कि आपके न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के बाहर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है। और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। देखो इधर पे मैं लेबल कर रही हूँ, ये आपके क्या हैं, ये हैं आपके राइबोसोम्स। और इन राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। मतलब प्रोटीन बनती है राइबोसोम्स की मदद से, ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये जो एमआरएनए है, ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ। आपका ये जो एमआरएनए है, एक मिनट, आपका ये जो एमआरएनए है ये न्यूक्लियर पोर से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही बाहर आएगा सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। सबसे पहले ये किसके पास जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा, क्योंकि राइबोसोम के पास ही आरआरएनए होता है। और वो आरआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। मतलब अमीनो एसिड्स को लाने में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, टीआरएनए की हेल्प करता है। देखो एमआरएनए ने मैसेज दिया आरआरएनए को कि मुझे ये अमीनो एसिड चाहिए। तो अब आरआरएनए मैसेज देता है टीआरएनए को कि मुझे तुम ये अमीनो एसिड्स ला कर दो। और टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आता है और एमआरएनए को ला के दे देता है। और एमआरएनए के साथ कोडिंग करके हमको हमारा प्रोटीन चेन मिलते जाता है। ठीक है, तो चलो पीछे जाते हैं। हाँ, तो इधर पे हमने क्या देखा कि आपका जो डीएनए है, ये डीएनए ने अपना इन्फॉर्मेशन किसको दे दिया, एमआरएनए को दे दिया। और अब ये एमआरएनए अपना इन्फॉर्मेशन किसको देता है, राइबोसोम्स को देता है। मतलब एमआरएनए खुद राइबोसोम्स के पास चला जाता है। तो जब वो एमआरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है तो तभी इन्फॉर्मेशन भी राइबोसोम को पता चल जाती है। तो राइबोसोम अब एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। तो अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, मार्कर का कलर मैं वापस चेंज कर देती हूँ। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि जब सेल डिवीजन होता है, देखो इधर मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, जब सेल डिवीजन होता है तो बहुत सारे फेजेस हमने देखे थे। सबसे पहले हमने देखा था G1 फेज, फिर आता है आपका S फेज, फिर आता है आपका G2 फेज, और फिर आपका आता है एम फेज, फिर आपका लास्ट में क्या आता है, एम फेज। एम फेज के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, मतलब माइटोसिस। तो ये जो 3 फेजेस हैं G1 से लेकर G2 तक, ये तीनों फेजेस के मिलाकर हम बोलते हैं इंटरफेज। इन तीनों फेजेस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि आपका जो ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनाने का जो प्रोसेस है, ये कौन से फेजेस में देखा जाता है, ये देखा जाता है सेल साइकिल के G1 फेज और G2 फेज में। समझ में आया इतना? ओके, मतलब इस फेज में और इस फेज में आपका एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है। ओके, डीएनए हैज प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट्स। चलो अब डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ओके, ये रब कर देते हैं ताकि डायग्राम अच्छे से समझ में आए। हाँ, तो इधर देखो क्या बोला गया है हमको कि हमारे डीएनए के पास क्या होता है, एक प्रमोटर रीजन होता है और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। देखो यहाँ पर आपका टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर आपका टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ पर आपका प्रमोटर रीजन प्रेजेंट रहता है। प्रमोटर रीजन मतलब क्या होता है, वो एक सिग्नल रीजन होता है जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा। देखो इतना लंबा डीएनए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा डीएनए है। अब इतने लंबे डीएनए में से कहाँ पर जाकर एमआरएनए बनाना है, कौन से पार्ट का इंफॉर्मेशन कॉपी करना है। देखो इतना लंबा डीएनए है आपके पास, इमेजिन करो कि इतना लंबा डीएनए है। अब इसमें से मुझे सिर्फ इस पार्ट का कॉपी चाहिए, मतलब मुझे इस स्ट्रैंड का कॉपी बनाना है। तो इस स्ट्रैंड का कॉपी बनाने के लिए हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इस आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल पता चलना चाहिए कि उसको कहाँ जाके काम करना है। तो यहाँ पर आपका प्रमोटर रीजन प्रेजेंट रहता है। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन के पास आके जुड़ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ, प्रमोटर रीजन के पास आके जुड़ गया। जैसे वो प्रमोटर रीजन आगे आगे बढ़ते जाएगा, आपका रेप्लिकेशन फोक तैयार होते जाएगा। मतलब ये प्रमोटर रीजन क्या करता है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। देखो इधर मैं आपको बताती हूँ दूसरे कलर से, ये जो हमारे 2 डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं, 1 मिनट,
ये जो हमारे 2 डीएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, इनके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा डीएनए स्ट्रैंड अब अलग अलग हो गया, ऐसे ओपन हो गया हमारा डीएनए स्ट्रैंड। हमको क्या देखने को मिलता है कि हमारा डीएनए स्ट्रैंड ओपन हो गया इस तरीके से। ये देखो, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड ऐसे ओपन दिखाई देता है आरएनए पॉलीमरेज की मदद से। और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते जाएगा, आपका एमआरएनए बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा? आपका एमआरएनए बनते जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर थ्योरी में क्या बताया गया है, डीएनए हैज़ 1 प्रमोटर साइट एंड 1 टर्मिनेटर साइट। मतलब जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आके चिपकेगा उस रीजन को बोलते हैं प्रमोटर रीजन, और जहां पर वो आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन स्टॉप हो जाएगा उस रीजन को बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन। क्योंकि मुझे प्रोटीन सिर्फ इतने पार्ट में ही बनाना है। देखो ये वाला पार्ट देखो, मुझे प्रोटीन सिर्फ मतलब मुझे कोड वर्ड सिर्फ इतने पार्ट का ही कॉपी करना है, तो इसके आगे टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होगा। टर्मिनेटर रीजन यानी कि इसके आगे आपको कॉपी नहीं करना है, तो इसके आगे आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस नहीं प्रेजेंट होंगे, स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट होंगे। पढ़ेंगे हम जेनेटिक कोड में पढ़ेंगे स्टॉप कोडॉन क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन क्या होता है। तो आपके प्रमोटर रीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज को सिग्नल देता है कि मेरे पास आके चिपक जाओ। और टर्मिनेटर रीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि अनवांटेड प्रोटीन नहीं बनानी है, जितनी प्रोटीन बनानी है उतनी बनाएंगे, और जब प्रोटीन प्रोडक्शन स्टॉप करना है तो उसको स्टॉप कर देंगे टर्मिनेटर रीजन की मदद से। सो हर एक डीएनए के पास एक प्रमोटर रीजन होता है और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट प्रमोटर साइट। इधर देखो प्रमोटर का स्पेलिंग रॉन्ग है, इधर पे ओ आएगा। हाँ, डायग्राम में ये देखो, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है, लेकिन डायग्राम में आपका स्पेलिंग रॉन्ग दिया गया है। हाँ, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट प्रमोटर साइट एंड स्टॉप्स एट टर्मिनेटर साइट। सिंपल मीनिंग है, प्रमोटर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटर मतलब एंडिंग पॉइंट। तो एमआरएनए बनाने की जो प्रक्रिया है, एमआरएनए बनाने का जो प्रोसेस है, वो प्रमोटर रीजन में स्टार्ट होगा। देखो यहाँ से आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा और यहाँ से आपका एमआरएनए बनना स्टार्ट हुआ। देखो ये जो एमआरएनए बन रहा है, ये एमआरएनए कहाँ से बन रहा है? प्रमोटर रीजन के आगे से बन रहा है। ठीक है, सो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट प्रमोटर रीजन एंड इट स्टॉप्स एट टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, actually the process of transcription in both prokaryotes and eukaryotes involves 3 stages, that is initiation, elongation and termination। तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? जो स्टेजेस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, मैं ये डायग्राम क्लियर कर देती हूँ, 1 मिनट। क्या दिखाई दे रहा है हमको इधर पे? हमारा जो ये पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस इधर पे बताया गया है आपको? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बताया गया है। तो ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेस होते हैं वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप होता है इलोंगेशन और थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है? आपका डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होता है। इलोंगेशन में क्या होगा? एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा और एमआरएनए का मॉलिक्यूल लंबा लंबा बनते जाएगा। मतलब जितना कोड कॉपी करना है उतना पूरा हम कोड वर्ड कॉपी करके ले लेंगे। मतलब देखो, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाकर आपको बताऊं तो देखो इधर पे मुझे पूरा का पूरा स्ट्रैंड कॉपी करना है। मुझे क्या करना है? पूरा का पूरा स्ट्रैंड कॉपी करना है। तो मैं सिर्फ इतना पार्ट कॉपी नहीं करूंगी, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पार्ट कॉपी करूंगी। तो इसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी कि एमआरएनए का पूरा कंप्लीट चेन बनना। ठीक है, ओके, तो इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है? आपका एमआरएनए का लंबा चेन बनता है और टर्मिनेशन में आपका आगे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। प्रोसेस कैसे स्टॉप होता है? क्योंकि देखो आरएनए पॉलीमरेज के अंदर जब तक ये सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है, तब तक आरएनए पॉलीमरेज एक्टिव रहेगा। और जैसे ही टर्मिनेटर साइट आता है, आरएनए पॉलीमरेज में से सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाता है। और जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर बाहर निकल जाता है, आरएनए पॉलीमरेज किसी काम का नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज भी सेपरेट हो जाता है और आपका एमआरएनए मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रोकना है तो आपको सिग्मा फैक्टर बाहर निकालना पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज से, और फिर ये सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज वापस रिसाइकल हो जाते हैं नेक्स्ट डीएनए का कॉपी बनाने के लिए, मतलब नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। क्योंकि बॉडी में कंटिन्यू प्रोसेस चालू रहता है, 1 या 2 प्रोटीन नहीं बनती है, बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। तो एक प्रोटीन बनाने के लिए एक आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे मल्टीपल प्रोटीन्स बनाने के लिए बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज लगेंगे। तो इतने सारे आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से आएंगे? बॉडी में गिने चुने आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और वही आरएनए पॉलीमरेज बार बार रिसाइकल होते रहते हैं। समझ में आई आपको इतनी बात? ओके,
ऑल राइट, तो हमने क्या क्या कवर किया अभी तक? हमने ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक मीनिंग देखा कि ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एमआरएनए बनाना। कैसे बनता है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड में समझा कि ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप होता है इलोंगेशन और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। इस स्टेप को और डिटेल में समझने के लिए, प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन के फंक्शंस को और डिटेल में समझने के लिए हम अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तुरंत अपलोड कर देंगे, मतलब आप पहले ये वीडियो देखकर ख़त्म करो और कुछ ही घंटों में आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप फटाफट डबल स्पीड में देखकर अपना रिवीजन कर सकें, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों का जिनका पहले से पढ़कर हो गया है अब उनको रिवीजन करना है, और जिनका पढ़कर नहीं हुआ है तो वो लोग को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो जाए, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रही हूँ। छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी तो देखने में भी मन लगेगा और थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा थोड़ा टॉपिक कवर होगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स को शेयर करो। 8 फरवरी से, कब से? 8 फरवरी से हम आपके लिए लाइव रिवीजन सेशन का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाएगी 7 फरवरी को। तो अब तक अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको नीचे सारी लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक, टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करो और ग्रुप ज्वाइन करो। 7 फरवरी को टेलीग्राम ग्रुप पर हम लाइव सेशन के सारे इंस्ट्रक्शंस डालने वाले हैं कि हम लाइव कब आएंगे, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और टेस्ट सीरीज आई होप सारे बच्चे सिंसियरली फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।